Hello students, welcome to your 7th NCERT history video class. Today we are starting 5th chapter, rulers and buildings. The chapter is starting with the image of the Qutub Minar. You must have heard about the name Qutub Minar. हमने अभी तक के चैप्टर में पढ़ा है कि जब जो मुग़ल किंग थे या दूसरे जो भी राजा थे, जब उनका हमारे देश पर उन्होंने कब्ज़ा किया, हमारे देश पर अपना शासन चलाया, तो अलग अलग एरियाज़ में उन्होंने अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स हैं या आर्किटेक्चर है उसको डेवलप किया। तो ऐसी ही एक जो आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है वो क्या है, कुतुब मीनार, जिसे किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, यहाँ पर हम ये बता दें कि जो कुतुब मीनार की बिल्डिंग है वो 5 स्टोरीज़ है। तो जो फर्स्ट स्टोरी है इसकी किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाकी की जो 4 स्टोरीज़ हैं वो किसने बनाई थी, इल्तुतमिश जो राजा थे 1229 के करीब उन्होंने ये बनवाई थी। और क्योंकि ये बिल्डिंग है, टाइम टू टाइम इसमें सुधार करने की ज़रूरत होती है, मेंटेन इसको करने की ज़रूरत होती है। तो आगे आने वाले जो राजा थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक है या फिरोज शाह जो थे, तो अलग अलग राजाओं ने इसकी मेंटेनेंस पर ध्यान दिया। अब यहाँ ये देखो इस इमेज के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो हमें दिखाई दे रही है इंस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कुछ अरबिक लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि उस समय में जब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो इतनी शानदार कारीगरी को प्रेजेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ दिखाई गई है कि जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसको बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसमें हम ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं, आर्किटेक्चर को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर के बाद जो ऊपर की स्टोरीज थी इनको मजबूती से बनाना उस समय में काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि टेक्निक नहीं थी उस समय में, जैसा कि हम आज भी कहते हैं। तो बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरीज किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ड 2 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। 2 तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनवाने लगे। वो किस तरह की स्ट्रक्चर थी देखो, द फर्स्ट वर फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंसेज एंड टूम्स, सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेस फॉर फ्रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। यानी कि जो राजा होते थे ये अपने किले बनवाते थे, महल बनवाते थे, बाग बगीचे बनाते थे, टूम्स बनवाते थे, यानी कि अपनी कब्रगाह है जो वो बनवाते थे, और मतलब बहुत शानदार ग्रैंडियोस प्लेसेस होते थे ये, ताकि ये जो लोग हैं अपने आराम परस्ती जो है इनकी कायम रहे इस दुनिया में। बल्कि हमने पढ़ा है, जैसे मिस्र के पिरामिड की हम बात करते हैं ना, तो जगह जगह हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है, पढ़ा है कि ये एक आस्था होती थी, एक माना जाता था कि जो नेक्स्ट डेथ के बाद की जो नेक्स्ट लाइफ है या नेक्स्ट वर्ल्ड है, वहाँ पर भी जो भी उनका प्रियजन, जो भी उनका जो रिलेटिव है या राजा है, जो भी पर्सन गया, उसके साथ उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी वो हैं दफना दिया करते थे, है ना, ताकि अगले वाली जो लाइफ है या अगला जो वर्ल्ड है वहाँ पर उसको दिक्कत ना हो। तो उन सब चीज़ों के लिए ग्रैंडियोस प्लेसेस बनाते थे, शानदार बड़े बड़े बहुत ज़्यादा ही शान शौकत वाली जो है ये जगह बनाते थे। और दूसरी जो थी वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए, ये तो सेल्फ हो गया, यानी कि जो भी रॉयल फैमिलीज होती थी उनके यूज़ की हो गई। दूसरी जो होती थी वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनवाते थे, जैसे टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यूज़ हैं, टैंक्स हो गए, वेल्स हो गए, कार्वन सीरीज़ हो गए। कार्वन सीरीज़ यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं धर्मशालाएं, है ना। तो बाज़ार बनवाते थे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ट्रैवलर्स हैं जो जगह जगह से आते थे, तो उनके रहने के लिए, ताकि जब वो अपने जगह पर वापस जाएं तो उन्होंने जो भी देखा है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप देखा है, जो भी आर्किटेक्चर देखा है, तो उसकी जाकर के बड़ाई करें, है ना। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स है वो बनवाया करते थे। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज़ एंड कंफर्ट रूलर्स होप टू विन द देयर प्रेज। यानी कि राजा जो होते थे, जो भी उनके सब्जेक्ट थे, यानी कि उनकी जो प्रजा थी उसको खुश करने के लिए जो है ये सब चीज़ें करवाते थे। उन्हें उम्मीद रखते थे कि अगर वो उनको ऐसी चीज़ें देंगे जो उनके यूज़ की हैं, उनके कम्फर्ट की हैं, तो वो राजा से खुश होंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज वे ऑल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। यानी कि सिर्फ राजा ही नहीं, जो रॉयल फैमिलीज थी वही नहीं, जो मर्चेंट्स थे वो भी तरह तरह की जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते थे, जैसे टेम्पल्स बनवाते थे, मॉस्क्यूज बनवाते थे, वेल्स बनवाते थे। लेकिन ये जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर मतलब जो मर्चेंट है या जो दूसरे लोग हैं रॉयल फैमिली के अलावा, जो दूसरे लोग हैं वो बहुत लेट बनाने लगे थे, है ना। उनके जो मेंशंस थे, यानी कि हवेलियाँ थी उनकी, हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी। यानी कि 18th सेंचुरी के बाद से ही इन्होंने इंडिविजुअली जो है कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। इससे पहले के जो भी आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती थी वो रॉयल फैमिलीज करती थी, ताकि जो राजा है वो अपने आप का जो है पॉपुलर लोगों के बीच में करवा सके। ओके, तो अब इंजीनियरिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जांपल, यानी कि अब जो था सुपर स्ट्रक्चर की जो है वहाँ पर
कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई थी। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जैसे हमने एक रूम बनवाया, इसके ऊपर भी जो है हमने गुंबद बनवाया या कोई भी हमने इस तरह की स्ट्रक्चर बनाया, इसको आर्टिफिकेशन हमने उसका किया, उसको डेकोरेट किया, ठीक है। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। अभी नीचे की ज़मीन पर तो हमने एक कमरा खड़ा कर दिया है ना, ये कमरा हमने खड़ा कर दिया, इसमें बहुत सारी डेकोरेशन हमने कर दी, लेकिन जो ऊपर वाली जो भी हम स्टोरी बनाएंगे उसको सपोर्ट चाहिएगा, है ना। अब वो सपोर्ट पूरा का पूरा इस नीचे वाली बिल्डिंग पर जाए, तो इस सब के लिए क्या था, एक सोफिस्टिकेटेड स्किल्स की ज़रूरत होती थी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती थी। तो 7th and 10th सेंचुरी आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू बिल्डिंग्स। पहले सिंपल हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ने लगी। रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि ये जो दो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनके ऊपर एक बीम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रख करके जो विंडोज़ वगैरह हैं इस तरीके से बनाई जाती थी। और ये जो स्टाइल था, अब इसके ऊपर जो है कुछ भी इस तरीके से गुंबद बना दिया या जो है इसको कर्व दे दिया, अलग अलग तरह की जो स्टाइल वो दे दी, तो ये क्या कहलाता था, ट्रैपेज, ठीक है। और कोबेल्ट इसको कहते थे। ध्यान रखना आपको दो टर्म, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती थी, यानी कि दो वर्टिकल पिलर्स के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम रख करके जो कंस्ट्रक्शन किया जाता था उसको ट्रैपेज या फिर कोबेल्ट कहा जाता था। कोबेल्ट क्या होता है, देखो साथ में आपको बताऊंगी। कोबेल्ट जैसे अगर हमने विंडो बना दी है ना, तो ऊपर की तरफ जब ये 3D नहीं है इमेज, तो शायद आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, पर कोशिश कीजिएगा समझने की। ये देखो, जैसे ये हमने क्या किया, दो वर्टिकल पिलर्स हमने खड़े कर दिए है ना, और यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल बीम डाल दी। अब इस हॉरिजॉन्टल बीम को और सपोर्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम इस तरीके से इसको सपोर्ट देंगे, है ना। तो ये जो होते हैं इसको हम कॉर्बल्स कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा या घरों में देखा होगा, हवेलियों में देखा होगा, आप घूमने जाते हैं या आजकल हम नॉर्मल घरों में भी यूज़ करते हैं, हम ऐसे स्लैब्स लगवाते हैं दीवारों में, और उनके नीचे दीवार के साथ ही इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्नामेंटेड, यानी कि उस पर कोई डिज़ाइनिंग की होती है, इस तरह के हम पिलर्स टाइप जिसे हम कहते हैं वो बनवा देते हैं। तो साइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं जिनके सपोर्ट पर ये स्लैब है या जो भी बीम हमने डाली है वो खड़ी रहती है, तो इसी को हम कॉबल कहते हैं, ठीक है। और ये स्टाइल क्या कहलाती है, कॉबल स्टाइल। So between the 18th and 13th centuries, the Chabad style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and in buildings attached to large stepped wells, baulis, यानी कि जो बावड़ियाँ होती थी, है ना, जो सीढ़ियाँ बनती थी, ऐसे आपने देखा होगा तरह तरह की सीढ़ियाँ होती है, और नीचे जो एक बड़ा सारा वाटर टैंक होता है और चारों तरफ जो है सीढ़ियाँ होती हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में जो हम ये जो समय के राजा महाराजा थे, ट्रैपेज स्टाइल को यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस समय कौन सी स्टाइल होती थी और कौन सी स्टाइल का जो है ये नाम दिया हुआ है। ये देखो, जैसे ये दिया हुआ है ना, कॉबल टेक्निक यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन, है ना। तो ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये चीज़ आपको अगर यहाँ पर दिखाई दे रही हो थोड़ी अगर क्लियर, ये देखो, ये जो है ना टेढ़ा सा, ये वाला जो पोर्शन है दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है पिलर्स के साथ में ऊपर वाली जो बीम इसके ऊपर रखी हुई है ताकि इसको सपोर्ट भी मिले और ये डेकोरेशन भी हो जाए साथ के साथ, तो इसको कॉबल स्टाइल कहा जाता था, ठीक है। और ये देखिए, ये दो वर्टिकल बीम आ गए और इनके ऊपर क्या हो गया, ये एक हॉरिजॉन्टल बीम चला गया, तो इसको हमने क्या कह दिया, ट्रैपेज स्टाइल। क्लियर? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ये कंदारिया महादेव टेम्पल है, जो शिव महादेव आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, तो जो शिव जी का जो मंदिर है ये 999 में जो धनंग देव राजा थे चंदेला डिनास्टी के, उनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। ध्यान रखना आपको, चंदेला जो डिनास्टी थी, चंदेल डिनास्टी आप कह सकते हैं, उनके राजा थे धनंग देव, उन्होंने 1999 में केंद्रीय महादेव टेम्पल कंदारिया महादेव टेम्पल बनवाया था। अब ये जो है, ये देखो इसका प्लान दिया गया, ऐसा नहीं कि मनमर्जी से बना देते थे, उस समय भी पूरी मैपिंग होती थी, स्केलिंग होती थी और फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ में उसको बनाया जाता था। अब ये देखो, जैसे यहाँ पर ये एंट्रेंस दिखा रहे हैं, है ना, देखो चारों तरफ ये स्टेयर्स हैं, एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस के बाद में फिर ये देखो यहाँ पे एक हॉल है जहाँ पर सारी जो रिचुअल्स हैं वो की जाती थी। रिचुअल्स मतलब जैसे कोई डांस वांस है, सभा है, डिस्कशन है, वो सब यहाँ पर होते थे। और ये बिल्कुल अंदर जाकर इसे कहते हैं गर्भगृह, यानी कि जो भी उनके इष्ट देव होते थे उनकी मूर्ति जो है यहाँ पर स्थापित की जाती थी। और इस गर्भगृह के अंदर जो रॉयल फैमिलीज होती थी या जो प्रिस्ट होते थे, सिर्फ वही अलाउड होते थे अंदर जाना, बाकी के लोग जो अंदर नहीं जा सकते थे। इसी तरीके से जो खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, वहाँ भी जो आम आदमी होते थे, कॉमन लोग होते थे, उनको जाना अलाउड नहीं था। राजा और उसके जो फैमिली है वही लोग वहाँ पर जा सकते थे। यही देखो एक और टेम्पल है यहाँ पर, राजा राजेश्वर टेम्पल, थंजावुर का टेम्पल है ये, ठीक है। और इसे
टॉलेस्ट शिखर माना जाता है। शिखर मतलब ये जो उसकी ये वाली जो चीज़ है, शिखर है ना ये, तो टॉलेस्ट शिखर अमंग्स द टेम्पल ऑफ इट्स टाइम, यानी कि अपने समय का सबसे ऊंचा शिखर ये माना जाता था। तो ये भी क्यों बनाए जाते थे ऊंचे शिखर, वही चीज़ आ गई कि राजा अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फेमस कर सके, भी देखो मैंने कितना ऊंचा मॉन्यूमेंट बनाया है ना। जैसे देखो अभी हमारे देश में ही बना है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा सारा स्टैचू बना है, तो वो किस लिए, ताकि पूरी दुनिया में उसको जाना जाए। तो इसी तरीके से जो राजा होते थे वो भी इन मंदिरों के जो शिखर होते थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे बनवाते थे। अब इतने ऊंचे शिखर को बनाना ईजी तो नहीं है भाई, पत्थर को इतनी ऊंचाई तक लेकर के जाना क्या पॉसिबल है, नहीं है, है ना। और उस समय क्या होते थे, कोई ऐसी टेक्निक भी नहीं थी। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस तरीके से एक स्लोप जैसी रोड बनाई गई, और यहाँ से जो है लेबर जो थी पत्थरों को उठा करके, जो भी मटेरियल कंस्ट्रक्टिव मटेरियल होता था उसको लेकर के जाती थी, और बाद में इसको क्या कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया। अब ये जो इतना ऊंचा शिखर है तो उसके स्लोप के अकॉर्डिंग ही जो है ये रोड बनानी पड़ेगी, है ना। तो आसपास के जो गांव थे, इतनी ज़्यादा इतना बड़ा ये स्लोप था कि आसपास के गांव जो है वो भी इसके अंडर आ गए थे। यहाँ तक कि देखो एक विलेज है, इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपल्लम। चारूपल्लम का मतलब क्या है, विलेज ऑफ द इंक्लाइन, यानी कि इस इंक्लाइन के नीचे जो गाँव आ गया था। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो टेक्निक उस समय में यूज़ की जाती थी। समझ गए आप लोग। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनसे आपको आइडिया लग सकता है कि उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो आर्किटेक्चर को कितना इम्पोर्टेंस देते थे। अब देखो यहाँ पर ये देखो एक आर्क दिखाया गया है ना, कि किस तरीके से एक आर्क बनता था यूँ। तो ये वही है, देखो वर्टिकल बीम्स हैं और इनके ऊपर जो है ये हॉरिजॉन्टल बीम रखा हुआ है। लेकिन अगर इसको आर्क को बनाना है तो क्या होगा, ये बीच में, ये बीच वाला जो स्टोन है, ये की स्टोन इन्होंने रख दिया। तो ये क्या करता था, इसके ऊपर की जो भी स्ट्रक्चर होगी उसका वेट इसके ऊपर पड़ेगा, और इस स्टोन के कारण वो वेट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। भाई एक ही चीज़ के ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर का सारा, तो क्या होगा, इस पर जोर आएगा और ये लूज़ हो जाएगा, ये निकल जाएगा। लेकिन ये जो की स्टोन होता है इस तरीके से सेट किया जाता था कि इसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका वेट डिवाइड हो जाता था। ठीक है, इस तरीके से। तो जब वेट डिवाइड हो जाएगा तो इसके ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। ये देखो इस तरीके से जैसे दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर ये कर्व बनाया हुआ है, फिर इसके ऊपर ये एक और कर्व ये देखो बना हुआ है, डिज़ाइनिंग बनी हुई है ना। तो इसके ऊपर ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसका वेट तो होगा, लेकिन ये वेट इस कर्व के कारण जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो पूरी टेक्निक के साथ जो है ये स्ट्रक्चर्स बनाया करती थी, और ये जो फॉर्म थी आर्किटेक्चर की इसको आर्क्यूएट कहा जाता था। क्यों, क्योंकि देखो आर्क बन रहा है ना, कर्व बन रहा है, तो इस स्टाइल को क्या कहा जाता था, आर्क्यूएट कहा जाता था। अभी आपने पढ़ी थी ट्रैबिएट, कॉबेट, और ये अब आप पढ़ रहे हैं आर्क्यूएट स्टाइल। ठीक है, दूसरी चीज़ जो कह रहे हैं कि उस समय कंस्ट्रक्शन में क्या यूज़ करने लग गए थे, लाइमस्टोन सीमेंट यूज़ होने लग गई थी। क्यों, ये हाई क्वालिटी सीमेंट थी, और जब इसको स्टोन चिप्स यानी कि जब पत्थर के टुकड़ों के साथ जब इसको मिला देते थे तो क्या होता था, ये हार्ड हो जाती थी, और जो चीज़ हार्ड हो जाएगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ये देखो यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट की इमेज दी गई है कि किस तरीके से लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं, है ना। ये देखो ये बीम लेके जा रहे हैं, इधर ये जो है मसाला जो भी हम बट्ठल वट्ठल कहते हैं ये लेके जा रही हैं लेडीज़, इधर ये सब काम चल रहा है, इधर देखो ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इनको सुपरवाइज कर रही हैं, है ना। तो ये सब इस तरीके से आपको इस कंस्ट्रक्शन साइट की इमेज दिखाई गई है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आ गया आपको समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स से। तो हमने पढ़ा कि उस समय की स्टाइल्स क्या क्या होती थी। अब जो टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज होते थे वो बहुत ही शानदार तरीके से बनाए जाते थे, ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड, बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोस्ट्रेट द पावर। अभी हमने पढ़ा ना कि जो भी राजा होता था जब वो किसी भी आसपास के एरिया को अपने अंडर ले लेता था या अपने आप को एक्सपेंड करता था, तो अपनी पावर को शो करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें किया करते थे। डेमोस्ट्रेट देयर पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन, यानी कि जो भी इसकी प्रजा थी उसके प्रति वो कितना वफादार रहेगा, कितना उनका ध्यान रखेगा, ये सब चीज़ें शो करने के लिए ही जो है बहुत शानदार मंदिर, मस्जिद, ये सब चीज़ें बनवाई जाती थी। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया गया राजा राजेश्वरा टेम्पल का। ठीक है, यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है कि ये राजा राजदेव जो हैं उनके द्वारा बनाया गया था फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजा राजेश्वरम, यानी कि ये किंग थे राजा राजदेव, उन्होंने इनके ईश्वर थे राजा राजेश्वरम। देखो दोनों के नेम कितने सिमिलर हैं, तो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जो ईश्वर का नाम है वो इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आज भी हम कहते हैं ना, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि बच्चों का नाम जो है किसी भगवान के नाम पर रखना चाहिए, कि जब भी बुलाएं तब ईश्वर का नाम लिया जाए, है ना। तो वही कुछ चीज़ ऐसी वहाँ भी थी कि ये अपने ईश्वर के नाम से मिलते जुलते ही जो नाम है वो रखा करते थे, ताकि क्या हो, ताकि मतलब ये जाना जा सके कि वो ईश्वर के कितने नज़दीक हैं,
वो समतुल्य हैं, इक्वल हैं, ठीक है, भगवान के जैसे ही वो अपने आप को अपनी प्रजा के लिए प्रेजेंट करना चाहते थे, ठीक है, और अपने ईश्वर को जो है बहुत ज़्यादा जो है देना चाहते थे, ऑस्पिशियस जो स्थान है वो देना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है, द किंग took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. Through the rituals of worship in the temple, one god honored another. यानी कि एक भगवान कौन है? जो इष्ट देव हैं, जिनकी मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है ना, और दूसरा कौन है जो उनकी पूजा कर रहा है? राजा है, जो अपनी प्रजा के लिए, अपने जो भी पैट्रन है उनके लिए क्या है? एक राजा है, जो उनका ईश्वर कह सकते हैं, गॉड है उनके लिए ना। तो इस तरीके से वो अपना नाम जो है यूँ रखते थे। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स, द अदर लेजर डेटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द एलीज। अच्छा, अब यहाँ क्या होता था, जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे उनमें जो मेन स्टैचू होता था वो तो जो राजा की इष्ट देव होते थे उनकी रखी जाती थी, ठीक है। और बाकी जैसे आज भी हम देखते हैं मंदिर होते हैं, उनमें एक तो मुख्य देव होते हैं ना, बड़ा सारा स्टैचू होता है, लेकिन उसमें जगह जगह छोटे छोटे देवी देवताओं की जो है स्टैचूज रखे होते हैं या छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, है ना। तो ऐसा ही सिस्टम उस समय भी था। तो जो मेन राजा होता था वो अपने इष्ट देव की जो है वेल कंस्ट्रक्टेड जो भी स्टैचू है वो रखा था, और बाकी के जो है आसपास छोटे छोटे जो देवी देवता के मंदिर होते थे उनके एलिस के, यानी कि जो उनके सहयोगी हैं या जो उनके सबऑर्डिनेट हैं, उन सब के जो है मंदिर भी वहाँ पर हुआ करते थे। द टेम्पल वॉज मिनिएचर मॉडल फॉर द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलीज। अब जब सब लोग वहाँ इकट्ठे होकर अपने अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते थे तो ऐसे लगेगा ना कि कितने सारे देवी देवताओं की वो पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर हैं वो क्या है, ब्रॉड द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन द अर्थ। ऐसा लगता था कि वास्तव में जो ईश्वर ने ही यहाँ पर जो है अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है। क्लियर? चलिए, तो मेन चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो मेन स्टैचू, मेन मंदिर होता था वो राजा का होता था, और बाकी के जो छोटे मोटे मंदिर आसपास होते थे वो उनके एलीस के या उनके सबऑर्डिनेट के होते थे। अब जो मुस्लिम सुल्तान्स होते थे या पादशाह जो होते थे, उन्होंने ऐसा कोई इनकारनेशन ऑफ गॉड, ऐसा कुछ उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये क्या कहते थे, डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडो ऑफ द गॉड, यानी कि ईश्वर की परछाई ही है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। यहाँ पर अब ये जो मोसेस और सोलोमन है इनका नाम मिलता है। इनका ये मानना था कि जो भी राजा बना है, मुस्लिम राजा जो भी बना है, उसे ईश्वर ने चुना है क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि वो जस्ट जो एम्पायर है उसको क्रिएट करेगा, न्याय जो है वो वहाँ पर करेगा। अब यहाँ पर देखो जो मोसेस और सोलोमन हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इनके बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? देखो, जो मोस थे वो तो एक प्रॉफिट थे, प्रॉफिट हु लेड द इज़राइल पीपल आउट ऑफ इजिप्टियन स्लेवरी। इजिप्टियन यानी कि जो इजिप्ट के लोग थे उन्होंने जो इजरायली लोग थे उनको गुलाम बना रखा था। तो ये जो मोसेस थे इन्होंने क्या किया था, जो प्रॉफिट थे, एक पैगंबर थे हम कह सकते हैं, तो उन्होंने इन लोगों को आज़ाद करवाया था, ठीक है। और जो सोलोमन की हम बात कर रही हैं, ये डेविड के सन थे, 10th सेंचुरी BC की बात है ये, और इज़राइल के राजा थे ये, और प्रोवर्बियल फॉर हिज विजडम, यानी कि वो अपने ज्ञान के लिए बहुत विश्व विख्यात थे। प्रोवर्बियल थे यानी कि उनका जो नॉलेज थी उनको इतनी ज़्यादा थी कि पूरी दुनिया में उनका नाम जाना जाता था। तो मोसेस और सोलोमन यानी कि बहादुर भी हो जो दुश्मनों से रक्षा कर सके, और सोलोमन की तरह से नॉलेज भी हो। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ द पास्ट, कौन थे ये? लॉ गिवर थे, ठीक है। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ केओस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो किंग है वो कौन है? ईश्वर है, जिसने हम सब लोगों को बनाया है, हम सब लोगों को यहाँ पर भेजा है, ठीक है, किस तरीके से हमें इंट्रोड्यूस किया है, तो वो सब तो सबसे बड़ी पावर है ही है ना। चलो, ओके। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral rights to be ruler. Constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. Rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers and brought fame to the ruler and their realm. वही चीज़ आ रही है बार बार कि जो राजा महाराजा होते थे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों के फेवरेट बनने के लिए ये सब चीज़ें किया करते थे, ठीक है। कि जो भी अपना शहर है वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी या कल्चर सेंटर उसको बना देते थे। जो लर्नेड लोग होते थे या जो उनके पेट्रोनेजेस होते थे उनको ये क्या करते थे, उनको संरक्षण देते थे अपने दरबार में,
जो है इनके जो कवि होते थे या जो भी लर्निड पर्सन हैं ये सब आते थे। तो इस तरह का माहौल वो क्रिएट करते थे कि हाँ, इस राजा को वास्तव में जो है ईश्वर के प्रति ये ईमानदार है, ईश्वर की इसको कदर है, या हमारे लिए भी जो है ये अच्छे काम करने वाला है। ठीक है, चलो। इट वॉज वाइडली बिलीव्ड that the rule of a just king would be an age of plenty when heavens would not withhold rain। ये कहा जाता था कि अगर राजा वास्तव में जस्टफुल है, अगर न्यायप्रिय राजा है, तो उसके राज में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह की सोच के साथ जो है वो राजा जो होते थे सारी चीज़ें अवेलेबल करवाते थे। जैसे यहाँ पर दिया गया कि जो टैंक्स हैं वो भी बनवाया करते थे ना। रिजर्वॉयर्स वॉज हाईली प्रेज्ड। सुल्तान इल्तुतमिश जो है उन्होंने सबसे बड़ा जो लार्ज रिजर्वायर है उस समय बनवाया था दहलीकुल्लाना में। ठीक है, जिसे हौज़ सुल्तानी कहा जाता था या किंग्स रिजर्वायर, राजा का जो हौज उसे कहा जाता था। ठीक है, दिल्हकुन में। तो ये जो दिल्ली के अंदर जो एरिया है। ठीक है, यानी कि उस समय जो राजा होते थे अपनी प्रजा के बारे में बहुत ध्यान रखते थे। जैसे गुरुद्वाराज में भी हम देखते हैं, मस्जिद में भी हम देखते हैं, मंदिरों में हम देखते हैं ना, तो अलग अलग जगह पर जो रिजर्वायर्स हैं या टैंक्स हैं ये बनाए जाते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। अब यहाँ पर देखिए, जब राजा टेम्पल्स बनाता था, क्यों बनाता था? ताकि वो अपने आप पाव को, अपने गॉड के प्रति जो डिवोशन है, उसके पास जो वेल्थ है, लोगों के प्रति जो उसका रिलेशन है, उन सबको चीज़ों का वो डेमोस्ट्रेट करना चाहता था। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा राजा अटैक करता था तो सबसे पहले वो इन्हीं मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करता था। क्यों? क्योंकि पहले वाले राजा ने इन सब चीज़ों को डेमोस्ट्रेट कर अपनी पावर को शो किया, तो जो नया राजा होगा वो उसकी पावर को क्या करेगा? सबसे पहले डिस्ट्रॉय ही तो करेगा। तो जो नए राजा होते थे जब अटैक करते थे तो हमेशा इन बिल्डिंग्स को, जो भी मॉन्यूमेंट्स होते थे या टेम्पल्स होते थे, इन पर अटैक किया करते थे। ठीक है, जैसे अर्ली 9th सेंचुरी व्हेन द पांड्या किंग श्रीवल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका, श्रीलंका जहाँ पे सिंहली भाषा बोली जाती, तो जो सिंहली किंग है उन्होंने क्या किया, जब उनके ऊपर अटैक किया, किसने? श्रीवल्लभ ने। जब श्रीलंका पर अटैक किया तो वहाँ के जो भी मॉन्यूमेंट्स थे, स्टैचूज़ थे, उन सबको क्या किया? तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसके बाद जो है दूसरे सिंहली राजा हुए सेना 2, उन्होंने अपना जो है बदला वापस लेने की कोशिश की। भाई हमारे जो पहले राजा थे उन्होंने इनको हराया और जो भी हमारे स्टैचूज़ हैं, बुद्धा के जो भी गोल्डन इमेजेस हैं, मॉनेस्ट्रीज से जो भी इमेजेस थी वो सब हमारी ले गए, यानी कि हमारा मान सम्मान ले गए वो, है ना। तो जो सेना सेकंड, दूसरे सिंहली राजा थे, उन्होंने फिर से मदुरई पर अटैक किया। जो पांड्या राजा जिन्होंने अटैक पहले किया था उनको फिर से उनके ऊपर अटैक किया। ठीक है, एंड बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटेड दैट द एक्सपेडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा। और ये जो सेना सेकंड थे, जो राजा थे, सिंहली राजा जो थे, इन्होंने जो स्टैचू इनके पहले वाले राजा से, जो पांडे राजा थे, उन्होंने छीन ली थी, वो चुरा कर ले गए थे, इनको हराकर यहाँ से ले गए थे, तो उस स्टैचू को रिस्टोर करने की बहुत कोशिश की। इसी तरीके से हम देखें तो अलग अलग जो राजा थे, जैसे चोला किंग थे, राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट शिवा टेम्पल, और वहाँ पर जो भी उन्होंने स्टैचूज़ बनाए, तो जो जो एरियाज़ उन्होंने जीते थे उन सभी एरिया से लाई हुई स्टैचूज़ जो है वो उन्होंने वहाँ पर रखी, ताकि ये लोगों को बता सके कि ये एरिया जो है हमने जीत लिया है, अपने अंडर ले लिया है, वहाँ से सब जो वहाँ की खास चीज़ें हैं वो हम उठा लाए हैं। एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूड, जैसे सन पेडिस्टल है चालुक्यास का, या गणेशा की स्टैचूज़ थी, या दुर्गा की स्टैचूज़ थी, नंदी का स्टैचू था जो ईस्टर्न चालुक्यास थे उनसे वो जीता था, भैरव की स्टैचू, भैरवी की जो स्टैचू है कलिंगा से, तो ये सब जो, या काली का स्टैचू अगर हम देखें बंगाल के जो पालस राजा थे वहाँ से जीत कर ये ले आए। इसी तरीके से महमूद गजनी भी जो है उसी समय, राजेंद्र फर्स्ट की जो हमने बात की, उन्हीं के समय के राजा थे, तो इन्होंने भी बहुत सारी कैंपेन्स चलाई। जो हमारा सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस पर अटैक किया इन्होंने। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो यहाँ के मंदिरों पर अटैक किया, स्पेशली जो सोमनाथ का मंदिर है ना, वहाँ पर जब इन्होंने अटैक किया तो ये हीरो ऑफ इस्लाम बन गए, यानी कि इन्होंने मंदिरों को तोड़ करके जो अपने इस्लाम की प्रचार किया, या कह सकते हैं हीरो ऑफ इस्लाम ये बन गए। तो इन पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एजेस मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स, यानी कि जो भी राजा उनसे हार जाते थे उनके साम्राज्य में जो भी मॉन्यूमेंट्स थे या आर्किटेक्चर था उसको डिस्ट्रॉय करके ये जो लोग थे अपनी पावर को शो करते थे। ठीक है, तो वीडियो हमारा लेंदी हो जाएगा, आई होप यहाँ हमें रोक देना चाहिए। सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, एनी हाउ इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन मेक मी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।